स्टूडेंट, संघर्ष फैमिली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट सूत्र जो कक्षा 10 के गणित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से है। बच्चों, ये सबसे पहले हम ये समझने के प्रयास करते हैं कि वृत्त किसे कहा जाता है, यानी सर्किल किसे कहा जाता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही लिख दिया है कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। मतलब मान लीजिए कि निश्चित बिंदु ये केंद्र है, केंद्र से समान दूरी पर ये जो देख रहे हैं बिंदुओं का समूह, ये जो बिंदुओं का जो पथ दिख रहा है वह क्या है? वह वृत्त कहलाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी बात हम करते हैं त्रिज्या का। तो केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है वह क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं, जिसका इंग्लिश रेडियस होता है। अब ये जो केंद्र है बच्चों, अगर हम बात करते हैं व्यास का, तो व्यास जो होता है वो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर के गुजरती है, वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो यहाँ पर हम यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों वो इम्पोर्टेंट सूत्र को देखेंगे। तो पहला हम आपको बात करते हैं, ये जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि जो होती है बच्चों वो 2 पाई r के बराबर होता है। क्या होता है? 2 पाई r के बराबर होता है। यहाँ पर हम कुछ बातें बच्चों आपके लिए पहले से लिख चुके हैं, जिसमें आप समझ रहे हैं कि जो किसी भी वृत्त में जो होती है, किसी भी वृत्त में परिधि एवं व्यास का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? वो पाई के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर अगर हम परिधि की बात करें, तो परिधि की बात करें बच्चों, तो ये जो परिधि बराबर हो जाएगा वो आप देख रहे हैं कि ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाता है व्यास और गुना पाई। और व्यास जो होता है वो व्यास अगर हम बात करते हैं तो व्यास जो होता है वो 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर 2r और गुना हो जाएगा पाई। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई r, इसलिए जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है? 2 पाई r की बराबर होता है। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर के बराबर होता है, पाई r स्क्वायर। अगर हम अर्धवृत्त की बात करते हैं बच्चों, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आधा करना है बच्चों। तो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, उसको आधा कर देंगे। अगर हम इसी जगह बात करते हैं कि अगर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बात करते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश जो होगा बच्चों वो पूरे वृत्त का 1/4 होगा। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये जो वलय का क्षेत्रफल होता है बच्चों, जो आप देख रहे हैं वलय का क्षेत्रफल, वलय का जो क्षेत्रफल होगा देख लीजिए। ये जो वलय पहले समझ लेते हैं, ये वलय क्या होता है बच्चों। तो ये जो पूरे वृत्त है, अगर पूरे वृत्त में से ये छोटा भाग अगर काट करके हटा दिया जाए तो ये जो भाग बचता है ये वलय कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वलय। अगर हम वलय के क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, तो ये पहले पूरे वृत्त था, पूरे वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, तो हम लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर माइनस, हम इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हटाने की बात करते हैं तो छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई छोटी r का स्क्वायर। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या है? पाई कॉमन है। पाई को अगर हम कॉमन कर लेते हैं ये हो जाता है r स्क्वायर, यानी बड़ी r स्क्वायर और माइनस छोटी r स्क्वायर। ये बच्चों ये जो आपको देख रहे हैं ये वलय का क्षेत्रफल हो गया, यानी वलय का क्षेत्रफल को समझ लिए। अब हम समझते हैं अगले बात, एक जीवा, यानी कि इसको कॉर्ड, यानी जीवा किसको कहते हैं बच्चों? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जीवा कहते किसको है। तो देखिए किसी वृत्त के
दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वह जीवा कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु ये बी है, तो इस वृत्त के देख रहे हैं किसी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगा यही क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। मतलब आप जो देख रहे हैं ये जो रेखाखंड है ये क्या है, ये है जीवा। और आप जानते हैं कि जब यही जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो वह क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, व्यास कहलाता है। अब देखिए आगे जो हम समझ रहे हैं ये सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं छेदक, और ये देख रहे हैं कि ये छेदक रेखा है। ये क्या है जी, छेदक रेखा। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं कि ये छेदक रेखा क्या होता है, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है वो क्या होता है, छेदक रेखा होता है। आप देख रहे हैं एक ओ एक वृत्त है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं, ये छेदक रेखा। ये कौन सा रेखा है, छेदक रेखा। अगर कोई वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो बच्चों उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है स्पर्श रेखा। क्या होता है, स्पर्श रेखा। अगर किसी वृत्त के एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो वो रेखा क्या कहलाएगा, वो रेखा कहलाएगा स्पर्श रेखा। कौन रेखा बच्चों, स्पर्श रेखा। आइए अब ये समझते हैं आर्क यानी चाप क्या होता है। क्या बच्चों, चाप। चाप क्या होता है, तो अगर हम चाप के बारे में बात करें तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वृत्त के एक सतत खंड को हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। जैसे देख लीजिए ये वृत्त है, वृत्त का एक देखिए एक सतत खंड है, किसी खंड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप। अगर बात करते हैं यहाँ चाप को यहाँ देख लीजिए ये बिंदु ए है और बी है, इसको अगर सूचित करना हो तो हम इसको इस प्रकार से ए बी, चाप ए बी, क्या कहेंगे बच्चों, इसे चाप ए बी से इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चाप हो रहा है और बीच में एक प्रकार क्या ये क्या बन रहा है, कोण। ये जो यहाँ पर कोण बनता है और जो दोनों त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र है ये कहलाने लगता है त्रिज्य खंड। क्या कहलाता है बच्चों, ये त्रिज्य खंड। तो यहाँ पर देखिए ये जो लंबाई है, यहाँ से अगर हम ए बी की लंबाई बात करें तो चाप की जो लंबाई होगा वो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर एक थीटा बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम चाप की लंबाई की बात करें तो चाप की अगर हम लंबाई की बात करें बच्चों तो ये आप देख रहे हैं कि ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो पूरे वृत्त की जो परिधि है वो 2πr होता है। अगर हम इतना को दूरी ज्ञात करना हो तो ये जो थीटा बन रहा है तो हम लिख सकते हैं थीटा बटे 360 गुना 2πr। ये पूरे परिधि में से इतना दूर के जो लंबाई है निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों पूरे वृत्त के टोटल वृत्त के अंदर कितना डिग्री कोण बनता है, तो वृत्त में बनता है 360 डिग्री। यहाँ आप देख रहे हैं एक केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण किसको कहते हैं बच्चों, तो वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, केंद्रीय कोण कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो केंद्रीय कोण का मान होगा वो है AOB। क्या है बच्चों, AOB, जो कि किसके बराबर है, ये थीटा के बराबर है। ये क्या कहलाएगा, केंद्रीय कोण। अब यहाँ पर एक और बात है बच्चों, यहाँ पर समझते हैं वृत्त का त्रिज्य खंड। क्या बच्चों, वृत्त का त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, तो किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्य खंड कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप द्वारा ये जो क्षेत्र बनता है ये क्षेत्र ये क्या कहलाता है, ये त्रिज्य खंड कहलाता है। अगर हम त्रिज्य खंड की क्षेत्रफल का बात करें तो वृत्त का त्रिज्य खंड का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें बच्चों तो ये हो जाता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं वृत्तखंड का, वृत्त के वृत्तखंड का, जिसको हम लोग बच्चों सेगमेंट ऑफ सर्कल
या इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये जो सेगमेंट ऑफ सर्कल जो होता है बच्चों, वो आप इसको हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वृत्त में जीवा और संगत चाप के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वृत्तखंड कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चाप है और एक जीवा है, उसके बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, ये भाग ये कहलाता है वृत्तखंड। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, वृत्तखंड के क्षेत्रफल, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो वृत्तखंड हो रहा है वो दो प्रकार के, दो भाग में आपको दिख रहा है। एक ये जो छोटा वाला भाग है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। और एक जो बड़ा वाला भाग है, ये देख रहे हैं ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड। अगर हम यहाँ पर लघु वृत्तखंड की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये अब ये देख रहे हैं ये पूरा हो रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr², ठीक है। और उसमें से देखिए अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाता है तो इतना, ये जो आप देख रहे रंगा हुआ हिस्सा जो है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको इस प्रकार से रंगने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो क्षेत्रफल होगा ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा। इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो यहाँ जो त्रिभुज का फॉर्मूला होगा वो 1/2r² sin थीटा होगा। ये बच्चों ये किसका क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हम दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल की बात करें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो यहाँ जो आपको प्राप्त होता है वो दीर्घ वृत्तखंड का हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, πr² माइनस, देखिए यहाँ पर हम इसको पूरे में से घटा देंगे तो θ/360 गुना πr² माइनस 1/2r² sin थीटा। अब यहाँ पर हम चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं, r² को कॉमन ले लेंगे, फिर से यहाँ पर कॉमन लेकर के भी लिख सकते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं एक ये जो त्रिज्यखंड है ये लघु त्रिज्यखंड है, और यहाँ जो है ऊपर वाले जो भाग है जो आप बिना कलर किया हुआ है ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो जैसे ये जो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है, ये देखिए लघु त्रिज्यखंड का है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल का बात करें, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल जो है πr², उसमें से क्या करेंगे, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा θ/360 गुना πr²। इस प्रकार से हमें ये जो देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अगले अगर हम फॉर्मूला की बात करें बच्चों, यहाँ पर अगर वृत्त के इस प्रकार से अगर हम अर्धवृत्त के परिमिति की बात करें, देखिए ये है अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है। अगर हम अर्धवृत्त की परिमिति की बात करें, अर्धवृत्त की परिमिति, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि ये जो पूरे वृत्त का परिधि होता है वो होता है 2πr। अगर हम इसका आधा निकालते हैं तो सिर्फ ये भाग होता है,
तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं आधा। तो अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर में से देख लीजिए 2 पावर आर, अगर हम इसको 2 से भाग देते हैं तो ये कट जाता है, मतलब निकल का आया पावर आर। ये तो सिर्फ ये भाग हुआ। अगर हम ये क्या है, ये व्यास है, व्यास को हम लिख सकते हैं डी, या इसको हम लिख सकते हैं पाई आर प्लस, और व्यास का स्थान पर लिख सकते हैं 2r। तो r को कॉमन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई प्लस 2। ये क्या हो गया बच्चों, ये अर्धवृत्त की परिधि हुआ। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं चतुर्थांश की परिमिति का बात करते हैं बच्चों, चतुर्थांश की परिमिति, चतुर्थांश की अगर हम परिमिति की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं कि ये 4 भाग में से 1 भाग का है। जैसे देख लीजिए ये यहाँ पर ये जो है ये चतुर्थांश हो गया। तो चतुर्थांश की परिमिति की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ देख रहे हैं ये 2 त्रिज्या सम्मिलित है, 2 त्रिज्या, एक आर ये एक आर ए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2r हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये जो है, ये जो पूरा भाग था वो 2 पावर के बराबर था। ये जो अब आधा भाग जो है ये आप देख पा रहे हैं, आधा भाग ये पावर के बराबर, अब उसका भी आधा हो गया। तो आधा हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका पावर आर अब बटे क्या हो जाएगा 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ देखिए, अगर हम इसको सीधा करके या इस प्रकार से लिख सकते हैं पाई आर बटे 2 और प्लस 2r। आर को अगर हम कॉमन कर लेते हैं बच्चों तो हो जाता है पाई बटे 2 प्लस 2 और इंटू हो जाएगा r। ये क्या हो गया, ये हो गया चतुर्थांश की परिमिति। क्या हो गया बच्चों, चतुर्थांश की परिमिति। किसी भी प्रकार के सूत्र में कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए।